हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष पटेल है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम डायरेक्टली अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है क्रिटिकल रीजनिंग? देखिए, हम सब समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें दूसरों से अपना काम निकलवाना पड़ता है। मतलब हम उनसे परसुएट करते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो या हमें ये दे दो। और इसी तरीके से मतलब सिर्फ ये पर्सनल लेवल पे ही नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब बहुत लेवल्स पे ये हो सकता है। ठीक, तो उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए आप आपने अभी रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपको ये नौकरी क्यों दूँ। तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरे पास सारे स्किल्स हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए और मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डिलीजेंट हूँ, परसिवरेंट एंड ऑल। आप इस तरीके से और चीज़ों से बता सकते हैं। तो ये पूछेगा कि ये तो बाकी लोगों में भी है, आप में ऐसा क्या है? तो यहाँ पे आपको कुछ तो तर्क देना पड़ेगा, राइट? और दूसरा एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आपको एक हाउसिंग लोन चाहिए, ठीक है? आप एक घर खरीदने वाले, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप एक बैंक मैनेजर को अप्रोच करेंगे कि भाई मुझे हाउसिंग लोन दीजिए। तो वो आपसे सवाल पूछेगा, तो उनके सवालों के जवाब होने चाहिए। जैसे एक सवाल तो ऑब्वियस है कि आप ये लोन कैसे चुकाओगे, वो ये देखना चाहता है ना कि आप ये लोन चुका सकते हो कि नहीं। तो वो सारी चीज़ों की आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी ताकि उसे परसुएट कर सकें। इसी तरीके से लॉयर्स लोग भी परसुएट करते हैं कि जज साहब से कि देखिए हमारा जो मुवक्किल है इस केस सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बाहर रहने में, और सारी इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो एज अ पर्सनल राइट टू फ्रीडम, तो उसे मतलब बेल मिल जानी चाहिए, बेल एक अधिकार है। तो इस टाइप की जो रीजनिंग है जिसके माध्यम से हम दूसरों से अपने काम करवाते हैं या उनको परसुएट करते हैं, इसी चीज़ को रीजनिंग कहते हैं। और ये सही है कि गलत है, इसका इवैल्यूएशन ही क्रिटिकल रीजनिंग कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग को पहचाने कैसे। मतलब ठीक है, किसी ने कोई रीजनिंग की, लेकिन ये वो सही है गलत है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ, मेन पॉइंट क्या है, ये सब जो है रीजनिंग का स्ट्रक्चर, इसी को हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक, और आर्ग्यूमेंट जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक जिसको हम कहते हैं प्रेमाइसेस, दूसरा होता है कंक्लूजन, और तीसरा होता है अजम्पशन। ये तीनों क्या होते हैं मैं अभी एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। लेकिन इस तीनों चीजों को अगर आपको समझना है एक डायग्राम के माध्यम से, तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि एजम्पशन जो होते हैं ये हमारे एक घर के नींव की तरह होते हैं। जो घर में नींव पड़ी होती है किसी भी मकान को बनाने के पहले, और उसके बाद हम उस पर पिलर बनाते हैं इस टाइप से। तो ये जो नींव है इनको ही एजम्पशन मान सकते हैं, और ये जो पिलर हैं इनको हम प्रेमाइस मान सकते हैं, और जो इस घर की छत है वो छत जो है उसको हम कंक्लूजन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिला के एक आर्ग्यूमेंट बनता है। ठीक, तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इन तीनों में मतलब ये तीनों हैं क्या और कोई एक आर्गुमेंट कैसे दिखता है। ये देखिए, ये एग्जांपल है एक आर्गुमेंट का जो जीमैट में पूछा गया था। ये पैसेज में पढ़ के बताता हूं। द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट in the bay
which is the result of recent drought and high temperature will cause many fish to die. मतलब कि कोई पानी की जगह है जैसे बे ऑफ बंगाल मान सकते हैं, तो उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो रिसेंटली बढ़ गया है और इसका रीज़न है कि सूखा पड़ा है और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और इस सॉल्ट की वजह से कई सारी मछलियाँ मरने जा रही हैं। श्रिम्प मतलब झींगा जैसे एक मछली होती है श्रिम्प, हाउएवर कैन टॉलरेट हाई सी लेवल्स। जो मतलब श्रिम्प है वो हाई सॉल्ट लेवल को भी मतलब टॉलरेट कर सकती है, सह सकती है। तो श्रिम्प इंडस्ट्री इसलिए इस बढ़े हुए सॉल्ट के कंसंट्रेशन के कारण प्रभावित नहीं होने वाला है। ये है एक आर्ग्यूमेंट। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रेमाइसिस कहाँ है, कहाँ कंक्लूजन है और कहाँ assumption है। देखिए, the increased concentration of salt in the bay which is a result of this will cause many fish to die। ठीक है, ये तो एक ओपिनियन कह सकते हैं, ठीक है, क्लेम कह सकते हैं आप, ओपिनियन कह सकते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक प्रेमाइस, ये हो गया हमारा प्रेमाइस। श्रिम्प हाउएवर कैन टॉलरेट हाई सी लेवल्स। अब यहाँ श्रिम्प टॉलरेट कर सकता है, मतलब ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हमारा एक प्रेमाइस हो गया। फिर कह रहा है श्रिम्प इंडस्ट्री विल नॉट देयरफॉर बी हर्ट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये सारी चीजें हैं इसलिए ऐसा होगा। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। ठीक है, मतलब इस पूरे पैसेज से आपका मेन पॉइंट जो है वो कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, बढ़ गया सॉल्ट लेवल, उससे बाकी बहुत सारी मछलियां मरेंगी, श्रिम्प मछली नहीं मरेगी, और उसका रीजन ये है। ठीक, तो इसमें हमने देखा ये प्रेमाइस था, ये कंक्लूजन था। अब आप पूछेंगे एजम्पशन क्या है, तो एजम्पशन जो होता है वो हमेशा अनस्टेटेड होता है। प्रेमाइसेस और कंक्लूजन स्टेटेड होते हैं। कई बार कंक्लूजन सीधे नहीं स्टेटेड होता है, वो हमें मतलब डिड्यूस करना पड़ता है, लेकिन प्रेमाइसेस हमेशा स्टेटेड होता है। एजम्पशन हमेशा अनस्टेटेड होता है और बिना इसके कोई भी आर्गुमेंट आपका पूरा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या एजम्पशन है। देखिए, ये मान के चल रहा है कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी है उससे कई सारी मछलियां मरेंगी, लेकिन जो हमारी श्रिम्प है वो तो हाई सॉल्ट लेवल को बर्दाश्त कर सकती है, इसके कारण से उसकी जो इंडस्ट्री है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इस मछली को। लेकिन आप ये सोचिए, इसमें ये मान के चल रहा है कि श्रिम्प पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी तो है कि श्रिम्प सेल्फ सस्टेनिंग तो है नहीं, मतलब वो भी तो किसी चीज़ पर निर्भर होगा। तो श्रिम्प क्या खाती है? एल्गी खाती है, प्लांट्स खाती है, दूसरे छोटे फिश खाती हैं। अगर वही सब नहीं रहे तो श्रिम्प क्या खाएगी? तो बेसिकली एजम्पशन ये है कि श्रिम्प जिस चीज़ पे निर्भर है उन पे भी सॉल्ट के कंसंट्रेशन बढ़ने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर ऐसा है तो ये सही है, मतलब यही हमारा एजम्पशन है कि जो सॉल्ट का इंक्रीज कंसंट्रेशन है वो हमारे इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा श्रिम्प पे। तो ये हो गया इसमें एजम्पशन। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे। एजम्पशन ये है, एक पैसेज में कई सारे एजम्पशंस होते हैं, लेकिन एक एजम्पशन ये है कि जो देखिए क्रिटिकल रीजनिंग एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम डायग्राम्स का बहुत यूज़ करते हैं, फिगर्स छोटे छोटे, और ये आपके अपने हो सकते हैं। तो मैं इंक्रीज के लिए ऐसे लिखता हूँ, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन CONC सॉल्ट का नॉट अफेक्ट श्रिम्प्स फूड। मतलब श्रिम्प का जो फूड है उसको भी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इफेक्ट नहीं करता, तभी ये चीज ट्रू हो सकती है, अदरवाइज ये आर्गुमेंट ट्रू नहीं हो सकता। तो ये हमने देखा कि एक पैसेज में प्रीमाइसिस कहाँ था, एजम्पशन कहाँ था और कंक्लूजन क्या था।
अब हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं कि प्रेमाइसेस क्या होते हैं, कंक्लूजन क्या होता है और assumptions क्या होते हैं। देखिए, प्रेमाइसेस क्या होते हैं, ये हमने बताया था, ये स्टेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। मतलब कि इनके बारे में पैसेज में या जहाँ भी कहीं डिस्कशन हो रहा है वहाँ हमेशा इंफॉर्मेशन दी रहेगी, ये स्टेटेड होती हैं, ठीक है। और ये मोस्टली होती हैं फैक्ट्स, ओपिनियंस और क्लेम्स। फैक्ट्स मतलब जैसे मैंने बताया, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो ये भी एक फैक्ट है। और इस टाइप के बहुत जनरल फैक्ट, जैसे इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको हम फैक्ट्स कहते हैं, जो कि प्रूव की जा सकती है, ट्रू है, ठीक है। ओपिनियंस क्या होते हैं, हर इंसान का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, कि एक्स गेम अच्छा नहीं है, वाई गेम ज़्यादा अच्छा है, इस टाइप की चीज़ें। क्लेम्स क्या होते हैं कि कोई भी इंसान कुछ क्लेम करता है कि इसके कारण ऐसा होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल द shrimp concentration will increase, the increased concentration of salt will cause many fish to die। ये ऑथर का क्लेम था कि ऐसा होने से ऐसा होगा। तो जहाँ प्रिडिक्शन आता है फ्यूचर का कि दिस कुड, दिस शुड, दिस मे, दिस विल, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो क्लेम्स होती हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ हमारी है एजम्पशन। एजम्पशन क्या है, अनस्टेटेड पार्ट है। अनस्टेटेड पार्ट ऑफ आर्गुमेंट मतलब ये आर्गुमेंट में कहीं भी स्टेटेड नहीं होता है, ये हम हमेशा या ऑथर मान के चलता है कि ये ट्रू है, तभी ये पूरी सारी चीज़ें मतलब होल्ड कर सकती हैं। अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो हाउस है आपका कोलैप्स कर जाएगा। वो फाउंडेशन को होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो एजम्पशन कभी भी आप किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी देखेंगे तो वो गिवन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको हमेशा मतलब निकालना पड़ेगा। और तीसरा जो पार्ट है इस आर्गुमेंट का वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी स्टेटेड होता है, ठीक है, और ये भी एक फॉर्म ऑफ क्लेम होता है, ठीक है। और बेसिकली आप प्रेमाइसेस और एजम्पशन से ये डिड्यूस कर सकते हैं। मतलब प्रेमाइसेस प्लस एजम्पशन से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि ये कंक्लूजन होल्ड करेगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी आर्गुमेंट का। मतलब ये आर्गुमेंट ही इसलिए दिया गया है ताकि आप ये चीज़ पे विश्वास कर सकें। ये परसुएडिंग पॉइंट है। मतलब ठीक है, आपने पूरी गाथा रच ली, लेकिन उस गाथा के माध्यम से क्या बताना क्या चाहते थे, वही जो मेन पॉइंट होता है वो कंक्लूजन होता है। तो ये स्टेटेड होता है, ये मेन पॉइंट होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ क्लेम होता है, लेकिन बाकी सब प्रेमाइसेस और एजम्पशन मिलके इसकी ओर पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखिए, आपको कोई भी आर्गुमेंट दिए जाए उसमें कहाँ प्रेमाइसेस हैं, कहाँ कंक्लूजन है, कहाँ एजम्पशन है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है ऑलवेज लुक फॉर कंक्लूजन। मतलब किसी भी आर्गुमेंट का सबसे मेन पॉइंट जो है वो खोजने की कोशिश करिए और वो इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ऑब्वियस होता है, आर्गुमेंट आपका मेन पॉइंट होता है और ये बहुत ऑब्वियस होता है कि यही मतलब यही ऑथर कहना चाहता था इस पूरे पैसेज के द्वारा, ठीक है। तो कंक्लूजन के लिए कुछ बहुत ऑब्वियस वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि यही कंक्लूजन। और एक चीज़ है, यूजुअली कंक्लूजन लास्ट में आता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऊपर नीचे बीच में कहीं भी हो सकता है,
पर अक्सर देखा गया है कि वो लास्ट में ऑथर लिखता है, अगर एक लॉजिकल सीक्वेंस में आप चलेंगे तो। ठीक है, तो कंक्लूजन के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, सिग्नल्स बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये सिग्नल देते हैं कि ये कंक्लूजन हो सकता है। वो कौन से वर्ड्स हैं? सो, देयरफॉर, जैसे हमने देखा था ना, देयरफॉर शिप इंडस्ट्री विल नॉट गेट अफेक्टेड, तो ये वर्ड्स हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, एज अ रिजल्ट, मतलब इस कारण से, consequently, thus, hence, it follows that, और कुछ और वर्ड्स हैं, ये सजेस्ट्स, इंडिकेट्स, मतलब कई बार ऑथर ही कहता है आपको ऐसा करना चाहिए, या शुड, कुड, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये बेसिकली देखिए, ये शुड, कुड आपके प्रेमाइसेस में भी आ सकते, मतलब प्रेमाइसेस में भी आ सकते हैं क्योंकि वो क्लेम है, और ये कंक्लूजन में भी आ सकते हैं क्योंकि कंक्लूजन भी एक क्लेम हो सकता है, लेकिन बाकी सब फिर क्लेम इस क्लेम की ओर पॉइंट करने चाहिए। तो ये थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, हम समझ जाएंगे आगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जब आगे के वीडियोस में, तो ये बहुत चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। तो अभी टेंशन नहीं लेने का, जो बहुत सिंपल सी चीज़ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मोस्टली ये वर्ड्स जो हैं, ये यहाँ से अकॉर्डिंगली से लेके ये ऊपर तक, ये मोस्टली कंक्लूजन को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी आर्गुमेंट में सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ मतलब प्रेमाइसेस, अजम्पशंस, ये जब भी कभी फाइंड करने की बात है तो सबसे पहले कंक्लूजन फाइंड करिए। कंक्लूजन बहुत आसान होता है और वो सबसे इजी भी होता है। दूसरा, आप प्रेमाइसेस के आइडेंटिफाइंग सिग्नल देखिए, आइडेंटिफाइंग सिग्नल्स फॉर प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस हमने बताया फैक्ट, ओपिनियन, क्लेम्स, कुछ भी हो सकते हैं इनमें से। सिंस, ड्यू टू, मतलब तब से या इस कारण, और ड्यू टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, इस कारण से, गिवन दैट, और बिकॉज, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपके प्रेमाइसेस हैं। इन प्रेमाइसेस की खासियत ये है कि ये सारे ही प्रेमाइसेस, जैसे P1, P2, ये जितने भी पैसेज प्रेमाइसेस दिए होंगे, ये सारे के सारे लीड करेंगे, मतलब सभी नहीं पर ये स्ट्रेंथन करेंगे इस कंक्लूजन को, सारे इसकी ओर ही पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो प्रेमाइसेस का मेनली यही कारण होता है, ये वो पिलर्स हैं जिन पे ये कंक्लूजन टिका हुआ है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा कंक्लूजन थोड़ा ऑब्वियस नहीं होता है, मतलब उसमें दो चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग की जाती हैं, कंफ्यूजिंग रहती हैं कि हमें समझ नहीं आता भाई इसमें कंक्लूजन कहाँ है। तो हम एक ऐसा ही एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि हम फाइंड कैसे करें कंक्लूजन को। बेसिकली एक देयरफॉर टेस्ट होता है, ये है हमारा एक्सर्ट। इसमें कहा गया है, एडिटोरियल कहता है, टू स्टेम द इन्फ्लक्स ऑफ illegal migrants, the government is planning to construct a wall along our entire border with country Y। मतलब जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम उस कंट्री के साथ जितनी अपनी बॉर्डर है उस पूरे पे बाड़े लगाएंगे। ठीक, एक एक दीवार लगाएंगे। दिस वॉल मतलब however will do little to actually reduce the number of illegal immigrants। कहता है लेकिन ये दीवार की वजह से हमारे देश में मतलब
इलीगल माइग्रेंट्स आना कम नहीं होगा, बहुत कम इससे कोई फ़ायदा होगा। और फिर वो कहता है कि बिकॉज फ्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन वाई, क्योंकि बहुत कम आर्थिक अपॉर्चुनिटियाँ हैं उस कंट्री में, लोग दूसरे इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके खोज लेंगे हमारी कंट्री में आने के। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन खोजने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस से कंक्लूजन नहीं लग रहा, ये तो बस एक क्लेम कर रहा है कि ऐसा हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वॉल बनाया जाए। दिस वॉल हाउएवर विल डू लिटिल, ये भी एक क्लेम है कि इस दीवार के माध्यम से इसकी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या यही कंक्लूजन है कि इस दीवार से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? फिर वो कहता है बिकॉज दिस एग्जिस्ट इंडिविजुअल्स विल सिंपली, फिर वो कहता है कि चूंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग दूसरे तरीके ढूंढ लेंगे। तो क्या ये कंक्लूजन है? अब एक्चुअली में दोनों क्लेम है, ठीक है, यहाँ भी विल आ रहा है, फ्यूचर टेंस, दोनों क्लेम है। तो कंक्लूजन क्या है? तो जब कंक्लूजन ऑब्वियस ना हो, उन वर्ड से आपको ना पता लगता है, तो मैंने बताया था ना देयरफॉर टेस्ट करते हैं। देयरफॉर में क्या है, जो दो क्लेम्स हमको डाउटफुल लग रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसको हम कहते हैं क्लेम 1, मतलब दिस वॉल विल डू लिटिल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। और दूसरा क्लेम हमारा यहाँ है इंडिविजुअल्स विल सिंपली डेवलप अदर वेज टू एंटर और बॉर्डर, ये क्लेम 2। तो क्या क्लेम 1 देयरफॉर क्लेम 2 कह सकते हैं हम देयरफॉर, या क्लेम 2 देयरफॉर क्लेम 1 कह सकते हैं? तो देखते हैं, ये वॉल विल डू लिटिल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, देयरफॉर इंडिविजुअल्स विल सिंपली डेवलप अदर वेज, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। दूसरा करते हैं, लोग नए तरीके खोज लेंगे इसलिए ये वॉल हेल्प नहीं कर सकती, ये तो सेंस बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है ये होल्ड कर रहा है। तो जो क्लेम 1 हो गया हमारा, ये हो गया कंक्लूजन, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है देयरफॉर टेस्ट कहते हैं इसको हमेशा लास्ट में यूज करिएगा, जब आपको मतलब ऑब्वियस ना हो कि कंक्लूजन क्या है। आपने सब कुछ देख लिया, तीनों क्लेम्स पढ़े हुए हैं, तो हम क्या करें? तो जो मेन ओवरऑल क्लेम है इस पूरे आर्गुमेंट का, वो हमने देयरफॉर टेस्ट की वजह से निकाला और वही हमारा कंक्लूजन हो गया। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स पोस्ट कर सकता हूँ, लिंक दे सकता हूँ आपको ट्राई करने के लिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कंक्लूजन क्या है और प्रेमाइस क्या है और एजम्पशंस कहाँ हैं। एजम्पशंस थोड़ा हार्ड होता है तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिकली हमने आज 3 चीज़ें देखी, प्रेमाइसेस, एजम्पशन और कंक्लूजन। वो डायग्राम के थ्रू समझा कि एजम्पशन अनस्टेटेड पार्ट है, फाउंडेशन की तरह है, उसके ऊपर हमारे प्रेमाइसेस पिलर्स की तरह हैं, और जो सबसे ऊपर रूफ है वही हमारा कंक्लूजन है, और कंक्लूजन इज द मेन पॉइंट दैट इज होल्डेड बाय दीज प्रेमाइसेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। धन्यवाद आपका ये पहला वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कुछ सुझाव हों, कुछ शिकायत हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगली बार उसको इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू।